नमस्कार, सीधा संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी मिश्र। आज सीधा संवाद है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू से। ये स्वागत है आपका। धन्यवाद। देश की सुदृढ़ स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रसूख दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच राज्यों से कुछ नकारात्मक खबरें आती हैं। आतंकवाद की चुनौती है, आंतरिक सुरक्षा को चुनौती है, केंद्र की भूमिका और साथ ही साथ गृह मंत्रालय के इस दिशा में किए जा रहे प्रयास, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रिजिजू जानना चाहेंगे कि 1.5 साल के इस छोटे से वक्त में, इस अंतराल में आपके मंत्रालय की बड़ी उपलब्धियां क्या हैं? देखिए, हिंदुस्तान का जो गृह मंत्रालय है, इसके पास इतने सारे डिविजन्स, सब्जेक्ट्स और इश्यूज हैं कि उसको समेट के 2-3 बातों में कहना और बताना मुश्किल है। फिर भी मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धियों में से मैं ये मान सकता हूँ कि जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो होते हैं, कोई घटना जब होते हैं तो उसमें जो आपस में तालमेल, जो समन्वय का एक अभाव था पहले, वो जो है अभी बहुत अच्छा हो गया कि कोई घटना हो गया तो हमारे फोर्सेस तुरंत पहुंच जाते हैं। जैसे कि बम्बई में जो अटैक हुआ था, उस समय हमारा ब्लैक कैट्स कमांडोज को पहुंचने में कितना समय लगा और कौन रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे करेंगे, तालमेल नहीं था। अब ये सब जैसे पंजाब में घटना हुआ, कहीं हम लोग स्विफ्ट एक्शन करने में तालमेल हुआ, यानी कि जो मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप होते हैं, मैक कहते हैं, और उसका स्टेट में सब्सिडियरी मैक होते हैं। तो ये सारा कोऑर्डिनेशन, चाहे वो राज्य सरकार का हो, केंद्र सरकार का अधीन आता हो, उसमें बहुत अच्छा से हमने एक सिस्टम कायम किया है। दूसरा, जैसे कि हम लोग बॉर्डर मैनेजमेंट है, हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है ये बहुत एक खुला बॉर्डर है, बड़ा भी है, खुला है, उसको मैनेज करना ये आसान नहीं है। हम लोगों ने, क्योंकि मैं खुद बॉर्डर मैनेजमेंट को देख रहा हूँ, तुरंत हम लोगों ने इसमें देखना शुरू किया। और ताज्जुब की बात यह कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, जैसे कि मैं 4 दिन पहले गुंजी और ओम पर्वत, वहाँ नाबिदांग, इस एरिया में जाके आया। वो कहते हैं कि पहली बार केंद्र सरकार का कोई मंत्री आया है। मैं जब वहाँ पिछले महीने हिमाचल में कौरिक सेक्टर में गया था, तो वो सुमदो स्पीति से भी आगे, वहाँ भी यही बताया कि ये केंद्र मंत्री का पहला आना हुआ है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमियां रहा है कि दिल्ली में बैठ करके हम लोग बातें करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ज़मीन तक जा कर के लोगों तक पहुंचना और वहाँ के सिपाहियों के साथ रात गुजरना, वहाँ के लोगों के, जो स्थानीय लोगों से मिलना, ये जो अभी हम लोगों के समय में जो हुआ है, कभी नहीं हुआ। जी, बहुत गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। रिजिजू जी, अगर देखें तो कुछ ही पिछले दिनों की अगर घटनाएं देखें, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, या फिर पंजाब की घटनाएं, एक आरोप लगता है कि तेजी से असहिष्णुता बढ़ रही है। कितना जायज़ है ये आरोप, और क्या कुछ गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए? देखिए, मैं अभी गृह मंत्रालय में बैठता हूँ, मैंने सारे रिकॉर्ड्स देखे हैं। आप पिछले 10 साल का भी रिकॉर्ड्स उठा के देख लीजिए। घटनाएं जितना भी होते हैं हिंदुस्तान में, पहले भी घटनाएं हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है और लगातार घटनाएं होते रहे हैं। लेकिन आंकड़े देखेंगे तो जैसे कम्युनल टेंशन, 2 समुदायों के बीच में क्लैश हो गया, ये तो कम हुआ है। बहुत सारा मैं आपको जो आंकड़ा बता सकता हूँ कि कम हुआ है, लेकिन चर्चा का विषय बना करके लोगों को ऐसा लगना कि घटनाएं बढ़ गई है। जैसे कि यहाँ केजरीवाल का जब चुनाव मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने कहा कि दिल्ली में क्रिश्चियंस के, जो ईसाई हैं, उनके चर्चों पे अटैक किया जा रहा है। लगातार मीडिया में इसका चर्चा चलाया कि नरेंद्र मोदी सरकार आया, बीजेपी गवर्नमेंट बनाया और ये ईसाइयों को अटैक करने शुरू कर दिया। मैंने इंक्वायरी लगाया तो 300 से ज़्यादा घटना मंदिर से जुड़ा हुआ था। कम से कम 30 से घटनाएं ज़्यादा जो है वो गुरुद्वारा से जुड़ा हुआ था। करीब 20 का घटनाएं यहाँ वो जो है मस्जिदों से जुड़ा हुआ था, और 4 घटनाएं ऐसे था वो जो चर्च से जुड़ा हुआ था। चोरी उसमें भी 4 में से भी 3 जो बच्चों का खेलना और वो कुछ बॉल लगना, खिड़की में तोड़ना था। एक था वो चोरी का घटना निकला, जो वो जीसस का उसमें कुछ उसको चोट लगा था, तो वो भी घटना। तो इसको इस तरह से प्रसारित करना ये तो गलत बात है।
और कलकत्ता में एक नन के साथ में बलात्कार हुआ। इतना मीडिया ने उछाला। जब मैं पता चला कि ये उसको जो बलात्कार तो बांग्लादेश का कोई अवैध घुसपैठी है उन लोगों ने किया है, फिर न्यूज़ दिखाना बंद कर दिया। तो ये मैं कह रहा हूँ कि छवि को बर्बाद करने के लिए चर्चा का विषय बना करके इतना बात उठाते हैं। अगर कोई दादरी में इंसिडेंट हुआ, ये दुखद घटना है, कहीं भी कोई भी घटना होता है तो दुखद घटना होता है, तो उसका हम लोग निंदा करना चाहिए, सब मिल करके उसको समाधान ढूंढना चाहिए। लेकिन एक घटना को लेकर के बताएंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार आने का बाद ही ये सब कुछ हो रहा है, इस तरह का छवि को खराब करने का जो प्रयोजित तरीके से किया जा रहा है, ये गलत बात है। और कोई भी घटना होता है हम लोग गंभीरता से लेते हैं। दादरी की आपने बात की, दादरी पर जो रिपोर्ट आई बाद में ये पता चला कि सुनियोजित साजिश थी। तो इस तरीके की जो रिपोर्ट्स आती हैं, एक सुनियोजित तरीके से आप भी कह रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। स्थानीय जो घटनाएं हैं उनको मीडिया तूल दे देता है। तो ऐसे में मीडिया की जिम्मेदारी तय करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके लिए कोई सलाह सुझाव? वो खुद को, हम लोग तो मीडिया को तो नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुद को समझना चाहिए कि क्या जो है खबर सही है, क्या गलत है, और क्या देश हित में है, क्या नहीं है। अब जब कोई घटना जो होता है उसका गलत न्यूज़ चलाता है तो खूब जोरदार से न्यूज़ चलाते हैं, फिर उसको सही करने का वक्त होता है तो फिर उसको सही न्यूज़ जो है फिर दिखाता नहीं, फिर दूसरा घटना पे चले जाते हैं। इससे तो छवि खराब होता है देश का। सरकार का बात नहीं है, सरकार तो आएगी जाएगी, लेकिन देश का छवि खराब होता है। इसलिए सोच समझ करके सही खबर को ही दिखाना चाहिए, नहीं तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। अब पंजाब का जिक्र करेंगे। पंजाब में जो हालिया घटनाएं हैं, ये रिपोर्ट आ रही है कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। साफ तौर से इस तरीके के इनपुट्स हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पंजाब में खास करके जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो ISI है पाकिस्तान का, इसका बहुत सालों से हाथ रहा है और अभी भी वो डाल रहे हैं। हम लोग सतर्क हैं, हम लोग भी अपने तरीके से उसको जवाब देते हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से वो लोग भी कोशिश करते रहते हैं। कुछ तो लोगों का अंदरूनी मामला है, जितना अरेस्ट हुआ है उससे अब पता लग जाएंगे कि वहीं के जो लोकल जो संगठनें हैं उनमें से कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार का वो है, बाहरी जो ताकतें हैं वो भी लगते रहते हैं, हिंदुस्तान से ईर्ष्या होते हैं, हिंदुस्तान को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए लोग प्रयास करते हैं। तो हम लोग तो उसको हम लोग की तरफ से जो कदम उठाना है हम लोग तो करेंगे ही, लेकिन लोग भी इससे सावधान रहे और इन ऐसे तख्तों से बचे। जी, पाकिस्तान साफ तौर से पूरी दुनिया के सामने है कि वो हिंदुस्तान में आतंकवाद का प्रायोजित तरीके से उसको आतंकवाद को प्रेषित करता है। हमारे पास जिंदा सबूत हैं, नावेद हैं, जावेद, इस तरीके की जो गिरफ्तारियां हुई हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि है और कितना बेनकाब हुआ पाकिस्तान और कितना धारदार रणनीति होगी हमारी। जो सबूतें हमारे पास हैं, उनके जीवित आतंकवादी भी हैं या और भी सामग्री है, यही तो वजह है जो आज पाकिस्तान कहीं भी विदेशों में जा कर के हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो लोग उसको भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि उसका साख गिरा हुआ है। और पाकिस्तान भी एक देश है, इसलिए उनको इज्जत तो मिलते हैं क्योंकि एक देश होने के नाते, लेकिन उनकी बातों को खास करके जो हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के खिलाफ में कोई बातें करते हैं तो उसमें बहुत दम नहीं रहते हैं और लोग बहुत ज़्यादा उसको तवज्जो भी नहीं देते। कितना अलग थलग हम कर पाए हैं? पाकिस्तान का जो आतंकवाद का प्रायोजन है, जो प्रायोजित किया जाता है, खुद ओबामा से नवाज शरीफ ने बात करने की कोशिश की, कथित रूप से बलूचिस्तान में हिंदुस्तान का दखल होता है, झिड़की भी पड़ी उनको। कितना हम अलग थलग कर पाए? देखिए, आज के दिन में हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्व भर में भारत का एक पहचान और जो झंडा लहराया है, आज हिंदुस्तान का कोई छोटा मोटा देश या कुछ सालों पहले जो हिंदुस्तान को भी कहते कि भाई हाँ एक देश है, बड़ा देश है, लेकिन जो सीरियस नहीं लेते थे वो बदल गया है। और जब नवाज शरीफ जी या कोई भी हिंदुस्तान के खिलाफ कई जो आपका प्लेटफॉर्म होते हैं, यूनाइटेड नेशंस या किसी भी, या उनके जो बायलैटरल बातचीत होते हैं दूसरे देशों से, उसमें कश्मीर मुद्दा हिंदुस्तान का खिलाफ बोलते हैं तो उसका कोई आधार नहीं मानते हैं लोग। इसलिए अभी आपने अमेरिका में भी देखा है कि उनका अपना स्थान है, हमारा अपना स्थान है, लेकिन हमारा स्थान को कमज़ोर बनाने का कोशिश करेंगे वो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा देश एक मजबूत देश बन चुका है और मजबूत नेतृत्व हमको मिल चुका है।
फिर हम एक बार कहेंगे जो जिंदा आतंकवादी हैं उसके एनआईए के पास पूरी उनकी जो विवेचना चल रही है, जो बातें हैं, तो एनआईए के मामले में जिस तरीके से बातें चल रही हैं, क्या कुछ कितना पुख्ता सबूत हासिल हो सका है, कितना पुख्ता प्रमाण हासिल हुआ है? नहीं, वो तो हासिल तो क्या, वो खुद ही जिंदा सबूत है, लेकिन हम लोग कोई ठोस कदम उसके बियॉन्ड उस इंसान के पीछे कौन थे, उनके कहाँ कहाँ मॉड्यूल्स हैं, कनेक्शन क्या है, वो सब पता लगा लेते हैं। हमारा एनआईए वाले तो अभी लगातार उसको पूछताछ करके पूरा सबूत पूरा हमारे पास है, और भी अतिरिक्त कोई सामान आएगा वो भी हमारे देश के लिए काम आएगा। आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती नक्सल समस्या है। नक्सली हिंसा में कमी आई है, काफ़ी तेज़ी से कमी आई है, लेकिन क्या नई नीति है आपके पास इस समस्या के समाधान के लिए? जो हमारे माओवादियों का विचार है उसको हम विचारों से भी लड़ रहे हैं और प्रशासनिक तरीके से भी हम लोग उसको जूझ रहे हैं। पिछली 1.5 साल में बहुत कामयाबी हमने हासिल किया है। हम उसको बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाते हैं, कितने लोग सरेंडर हो गए हैं, मुख्यधारा में जुड़ गए हैं, बहुत बड़ी कामयाबी हमको प्राप्त मिला है। बहुत हम उसको उजागर भी नहीं किया। कुछ हमारा लोगों का भी, सिक्योरिटी फोर्सेस का भी दुखद उसमें मरना हुआ, ये सब भी हुआ है, लेकिन पूरी मोटे तौर पर आप देखेंगे तो कामयाबी ज़्यादा हुआ है। आईएसआईएस कहा जाता है कि जड़ें जमा रहा है या जड़ें जमा चुका है। कितनी बातें सही हैं? हमारे यहाँ के लोगों की गिरफ्तारी होती है, एक महिला को डिपोर्ट करके वापस लाया जाता है। कितनी बड़ी चुनौती है आईएसआईएस हिंदुस्तान के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए? देखिए, आज के दिन में आईएसआईएस जो है वो एक चैलेंज तो है ही, लेकिन उनका ताकत, उनका जो रिक्रूटमेंट और उनके जो फोर्स है वो वहीं के हैं जो लेबांत, सीरिया उस इलाके से ज़्यादा है अरब देशों में, और बाहरी जितने भी फोर्स हैं वो यूरोप से ज़्यादा है। खास करके पश्चिमी यूरोप से बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। हिंदुस्तान से कुछ घटनाएं हुई हैं। हमारे हिंदुस्तान के जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, वो काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं बच्चों को कि ये सब बहकावे में आप ना जाइए। ये सब एक जो प्रचारित किया जाता है कि बहुत ही फैशनेबल तरीके से वो दिखाया जाता है, वो चीज़ को यहाँ हिंदुस्तान के जो बुजुर्ग लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो मना कर रहे हैं। इसके बावजूद कुछ चंद लोग इसमें जाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग गए थे, कुछ वापस आए, लेकिन पूर्ण रूप से मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के जो समाज है वो अपने आप को संभालने में सक्षम है, और वो अभी तक हमको ऐसे घबराने का कोई बात नज़र में नहीं आया। पूर्वोत्तर से हैं आप, पूर्वोत्तर का एक लोकप्रिय चेहरा हैं। अगर देश की बात करें तो पहली बार बेहद सधी और सीधी कार्रवाई विदेश की धरती पर स्थित आतंकवादी संगठनों के लिए की गई। कितना बड़ा मैसेज है? भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो कि हिंदुस्तान में आतंकवाद का बीज वपन करते हैं, अपनी धरती से लोगों को भेजते हैं, कितना सटीक हम उनको मैसेज दे पाए हैं? कितना मनोबल गिरा है आतंकवादी संगठनों का? नहीं, इसमें ऐसा है, पूर्वोत्तर में जो बांग्लादेश और भूटान और म्यांमार, 3 देशों से जो हमारा बॉर्डर है उसमें फेंसिंग नहीं है। चीन के साथ भी हमारा बॉर्डर है, मगर चीन के साथ वो घुसपैठ का वो मामला नहीं है। खास करके म्यांमार का साथ जो है उसमें हमारा ज़्यादातर जो उग्रवादी हैं वो वहाँ रहते हैं, वो बर्मा में, बांग्लादेश में। उसको कार्रवाई करने के लिए वहाँ का सरकार भी सहयोग करना पड़ेगा। तो आज का दिन में बहुत अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश और म्यांमार के जो सरकार हैं, दोनों के सरकार हैं, तालमेल में है, और जो भी कार्रवाई हो रहे हैं मिलजुल के कर रहे हैं, तो उससे हमारे देश के लिए बहुत लाभ मिल रहा है। लेकिन कार्रवाई वहाँ हुई थी, बौखलाहट पाकिस्तान को भी थी बेहद। मतलब जो गलती करता है वो अपने आप को बौखलाहट हर स्थिति में पाए जाते हैं। वो पाकिस्तान खुद गलती करता है तो फिर हिंदुस्तान का कोई कदम उठाता है तो वो लगता है कि उनको बोल रहे हैं, उनको कह रहे हैं, क्योंकि वो गलती वो करते रहते हैं। आतंकवादियों को पनाह देते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, वो तो पाकिस्तान करता ही है। तो इसके लिए जिम्मेदारी तो पाकिस्तान खुद को लेना चाहिए, लेकिन हम लोग तो एक बहुत ही समझदार और बहुत ही मैच्योर्ड देश है हिंदुस्तान, और कोई भी काम, कोई भी बात हम जब करते हैं तो हम गंभीरता के साथ करते हैं।
हम पूर्वोत्तर की बात कर रहे थे। एक बेहद ऐतिहासिक उपलब्धि केंद्र सरकार ने की, नगा संगठनों से समझौता। कितना दूरगामी होगा, कितना असरकारी साबित होगा और कितना ही ये उस क्षेत्र की स्थिरता शांति में मददगार होगा? ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम रहा है कि हमने पहल किया और सरकार बनते ही 1 साल ख़त्म होने के साथ साथ हमने पहला कदम उठाया है, जो बरसों से इसे पढ़ाया हुआ था। अब इसको एक रूप देना है। दूरगामी कदम तो उठा लिया और उसको रूप देने का प्रक्रिया भी जारी है। NSCN का जो ग्रुप है, नागा जो सोशलिस्ट काउंसिल है, उनके जो IM ग्रुप से बातचीत चल रहे हैं और साथ साथ हम बाकी लोगों को भी तालमेल में रख करके चलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा सीधा एक मैसेज है, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में बातचीत करने के लिए तैयार है। नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर में दुनिया का सबसे ज़्यादा आतंकवादी संगठनें, उग्रवादी संगठनें जितना भी हैं मिला करके भी पूर्वोत्तर में बहुत ज़्यादा है। आप रिकॉर्ड में तो कम से कम 40 है, अनरिकॉर्डेड तो बहुत ज़्यादा है। इतना तबाही मचा रखा है। हमने ये कहा, मैं जब मंत्री बना तो मैंने जाके कहा कि आप लोग मुख्य धारा छोड़ के आपने बंदूक उठाया देश के खिलाफ, हमारा वजह से तो आपने नहीं उठाया। पूर्व के सरकारों के गलत तरीके से, गलत कामों से या गलत नीतियों की वजह से आपने बंदूक उठाए हैं। हमको मौका दीजिए, हम तो सरकार में अब आए हैं, हमसे बातचीत कीजिए। लेकिन बातचीत तभी होगा जब आप बंदूकें, हथियार छोड़ेंगे। और हमने किया, काफ़ी लोग सामने भी आए हैं और हमने काफ़ी कदम भी उठाए हैं। जो लोग सरेंडर किए हैं उनके लिए कुछ चीज़ें उपलब्धि करने के लिए, ताकि वो अपने जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन जो लोग बिल्कुल प्रायोजित तरीके से भारत को नुकसान करने की लड़ाई छेड़ना ही है, उनके साथ तो फिर बहुत ही गंभीरता से पेश आएगा। वो हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस उसके लिए तैयार है जी। समझौते के बाद ये थी बात की एक सभी पक्षकारों की राय लेते हुए एक विस्तृत मसौदा होगा और उसको जो उनकी मांगे हैं उनको विचार करते हुए संविधान के दायरे में रहते हुए जितना कुछ हो सकेगा किया जाएगा। कितने कदम आगे बढ़ पाए? बहुत लोगों से बातचीत किया, प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत लोगों से मिले और जो ऑफिसर को हमने इंटरलोक्यूटर बनाया वो भी लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मेरे ऑफिस में तो सब आते हैं और कुछ उग्रवादी संगठनें हैं वो भी मुझसे मिलने आए और हमने उनको भरोसा दिलाया कि आप बिल्कुल मेन स्ट्रीम में वापस आइए, देश आपको फिर से अपनाएगा। और बहुत सारा ऐसा और भी लोग हैं जिसके लिए हम दरवाज़ा खोलना चाहते हैं लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। तो ये एक प्रक्रिया चल रहा है और पूर्वोत्तर में पहली बार एक सूर्य का किरण, आशा का किरण जो लोगों के सामने में दिखने को मिल रहा है कि शांति अब आएगा। हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो NDA सरकार चल रहा है ये बहुत गंभीरता से पूर्वोत्तर को ले रहे हैं और शांति पहल करने में अगर कोई सरकार कर सकते हैं तो यही सरकार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की पहल की आपने बात की, पूर्वोत्तर राज्य काफ़ी खास महत्व उनके दिमाग में रखते हैं, दिलो दिमाग में रखते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं दूसरी हरित क्रांति वहाँ से होगी, जैविक खेती का जो केंद्र होगा, पर्यटन का केंद्र होगा। जो ये भावना है, जो ये तैयारी है, कितने कदम आगे बढ़ पाई है? कितना पूर्वोत्तर के विकास के लिए आगे बढ़े? बहुत। पूर्व में तो क्या है कि केंद्र सरकार को ब्लेम करते थे, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी सरकारें हैं, कहते कि केंद्र सरकार हमको ध्यान नहीं देते हैं, हमारी नहीं सुनती है। और केंद्र सरकार कहते हैं कि हमने पैसे भेजे हैं, आपने पैसा गड़बड़ कर दिया, खा गया, आपने विकास में खर्चा नहीं किया। तो इस गैप को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हर महीने कम से कम 5 मंत्री तो पूर्वोत्तर जाना ही है और साथ में उन्होंने जो लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट किया। अब भारत का जो पूर्व एशिया में देखने का जो नज़रिया है वो पूरा पूर्वोत्तर भारत के नज़रिया से ही देखेंगे। तो इसलिए पूर्वोत्तर को पहली बार इतना बड़ा भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना जो योजना है उसमें पूरा केंद्रित करते हुए आगे चला है। आप देखिए 5-6 साल के बाद पूर्वोत्तर भारत का चेहरा भी बदल जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो लंबे समय से चीन की सीमा से जुड़ी हुई हमारी सड़क परियोजना थी, वो रुकी हुई थी। केंद्र सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए उस परियोजना को तेजी से पूरा करने पर मन बनाया है।
कितना आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, रणनीतिक रूप से मददगार होगा? ऐसा था 1962 के बाद, और 62 से पहले तो कुछ किया ही नहीं है। और 62 के बाद भारत सरकार, पंडित नेहरू जी और उसके बाद इंदिरा गांधी जी का सरकार आई, लोगों ने ये एक निर्णय लिया कि अरुणाचल प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है पूर्वोत्तर में और चीन से सटा हुआ है, उसमें सड़कें नहीं बनाना है और सरहद के करीब कोई इस तरह का ढांचा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस तरह का एक वो जो है नकारात्मक एक पॉलिसी रहा है, उसको हम लोगों ने रिव्यू किया और हम ये तैयार कर रहे हैं अब कि अगर पूर्वोत्तर में, अरुणाचल प्रदेश में गांव-गांव तो बॉर्डर एरिया में हम सड़कें नहीं बनाएंगे तो लोग छोड़ के आ जाएंगे। अब तो खाली बॉर्डर, लोग तो ज़्यादातर तो खाली हो गए हैं, लोग तो छोड़ के आ गए हैं, तो छोड़ के आएंगे तो दूसरे आके नहीं बैठेंगे उसमें। तो इसलिए उस चीज़ को हम समझ रहे हैं कि हम अपना जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, प्रोटेक्शन है, वो तो हम करेंगे ही, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका सुविधा के लिए भी कदम उठाएंगे। उसमें सड़कें हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, स्कूल्स, मेडिकल्स, प्रशासनिक व्यवस्था, सब चीज़ हमको करना है और हम बहुत ही सीरियस से कर रहे हैं। और ख़ास करके जो सड़कें निर्माण का जो हमारा प्लान है वो अब एक रूप ले रहे हैं और फाइनल स्टेज में है और अगले 1-2 साल में काम भी शुरू हो जाएगा, ऐसे मैं मानता हूँ। चीन की अगर बात करें तो चीन के द्वारा जो भी हरकतें होती थी, सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें होती थी, पूर्ववर्ती सरकारें जवाब देने में सोचती थीं, लेकिन अब स्थितियां ये है कि चीन के तंबू और टावर गिरा दिए जा रहे हैं। स्थिति ये है कि कितना राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति को देखते हुए चीन के रवैये में कितना बदलाव आप देखते हैं? हमने चीन का तंबू गिराने का काम उनके ज़मीन में जाकर नहीं किया। जो हमारा ज़मीन, हमको लगता है कि ये हमारा अंदर में है, क्योंकि वहाँ बॉर्डर मार्क तो नहीं किया हुआ है। जो हमको लगता है कि हमारे क्षेत्र हैं और चीन ने यहाँ आकर के कुछ गतिविधियाँ किया है, तो उसको हमने काम जो भी कार्रवाई किया है। हम दूसरे देश में जा कर के ये सब नहीं करते हैं। इच्छा शक्ति की बात है। पहले में क्या था, जो लोग यहाँ हमारे यहाँ घुसते थे तो हमारे लोग चुपचाप बैठते थे, क्योंकि नेतृत्व का, जो राजनीतिक नेतृत्व है, उसका कोई दिशा निर्देश नहीं होते थे। अब दिशा निर्देश क्लियर है। हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम दूसरे को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अपना सरजमीन को हम उसको बचाए रखने में सामर्थ्य है और उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये हमारा नीति है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, समान नागरिक संहिता की बात कही जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले कहा है कि इस मुद्दे पर कितनी गंभीर है सरकार, जानने की कोशिश की है। आपकी पार्टी जो है शुरू से इस मुद्दे पर गंभीर रही है, घोषणा पत्र से लेकर संसद तक। क्या रुख है वर्तमान समय में? देखिए, एक माननीय कोर्ट का टिप्पणी है और उसको गंभीरता से तो सबको लेना ही चाहिए, लेकिन इसमें राजनीतिक पहल होना चाहिए। तो कंसेंसस जब तक नहीं होगा, हो नहीं सकता। कानून बनाना, पार्लियामेंट में पास करना, सब पार्टी मिलकर के ही कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर कोर्ट ने इस तरह का बातें कही हैं तो उसमें दम है और उसको हम लोग गंभीरता से सोचना चाहिए। बहुत अच्छी हिंदी आप बोलते हैं, बहुत लोकप्रिय चेहरा है आप पूर्वोत्तर में। आप जैसे नेताओं की बदौलत और केंद्र सरकार की नीतियों की बदौलत अगर देखें तो भाजपा पार्टी के स्तर पर अगर देखें तो कितना विस्तार पूर्वोत्तर में कर पाएगी? अभी विस्तार अच्छी तरह से नहीं हुआ है। असम में तो हमारा 7 MP है, बाकी 7 राज्यों में तो मैं अकेला भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। आगे उम्मीद है कि और जीतेंगे। अभी मणिपुर में, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं है। मैं अकेला हूं अरुणाचल में और दूसरे सीट भी कांग्रेस के पास है। कोशिश करेंगे अब इसको विस्तार करने में। यानी कि आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर का विकास तो होगा ही, साथ साथ भाजपा का जनाधार भी वहाँ पर बिल्कुल होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दूरदर्शन से बातचीत की और हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू, जिनका मानना है कि केंद्र सरकार की नीतियों के बदौलत पूरे देश का समग्र विकास होगा, शांति स्थिरता के नए प्रतिमान और कीर्तिमान गढ़े जाएंगे और साथ ही साथ मौजूदा स्थितियों में और बेहतर स्थिति बनेगी। अगले हफ्ते सीधा संवाद में एक और बड़ी शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।